बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल से जो अहम मुलाकात हुई थी, उस पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का जो बयान था वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और मुशीर ख़ारजा से मुलाकातें हुई हैं। 6 मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को एक साल में फ़रोग़ मिला है, ऐसा कहा गया है इसहाक़ डार साहब की जानिब से, जबकि उन्होंने कहा है कि सार्क को जो है मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। बड़े आम वाक़यात हो रहे हैं जी, बहुत आम वाक़यात। और उसमें शुरू हम यूक्रेन से करते हैं, उसके बाद हम बाकी मामलात की तरफ आते हैं। यूक्रेन का जो है आज यौम आज़ादी उनका मनाया जा रहा है। आज 34 साल पहले उन्होंने 24 अगस्त को सोवियत यूनियन से वो अलहदा हुए थे और उनका आज नेशनल डे है। और नेशनल डे के मौके पे मैं उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फोर्थ अगर हम दिखाएं तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने ख़िताब किया है अपनी कौम से, और उस ख़िताब को जो है ये उसमें उन्होंने कहा है कि हम समझौता नहीं करेंगे, ठीक है, किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और वहाँ पे परेड्स वगैरह हुई हैं मुख्तलिफ, और उसमें जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी आए हैं, केत के लॉग आए हैं, कई मुल्कों के वज़राए जो यूरोप के ममालिक हैं उनके वज़राए दिफा भी शरीक हैं। और जब ये सारा मामला उनके ये जब से शुरू हुआ है दिन उनका जो ज़ाहिर ख़िताम पे, तो इस दौरान जो है वो 72 ड्रोन्स और मिज़ाइल अटैक्स यूक्रेन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बयान हो रहा है कि वो किए। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि दूसरे मुल्कों के मेहमान थे तो कीव पे तो मुतात रहे ज़रा, और परेड वगैरह वहाँ पे सारी हो रही थी। लेकिन इसमें जो यूक्रेन के हवाले से एक बहुत ही यानी अजब कहें इसको या ना समझ में आने वाली एक जो है एक मामला हुआ है जी। और वो जो है वो ये हुआ है कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को ये कहा है कि अगर आप हमसे असलहा लेंगे भी तो उसका जो फाइनल, अगर आपने यूक्रेन के अगेंस्ट उसे यूज़ करना है तो उसका फाइनल रिव्यू जो है ये अथॉरिटी जो है अमेरिका के पास रहेगी। यानी मिसाल के तौर पे यूक्रेन ने अगर उनके यूक्रेन के पास जो हैं वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ गए थे, अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में उन्होंने दे दिए थे इनको यूक्रेन ने, और यूक्रेन के पास वो जो ये आ गए थे जो ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, तो ये जो है ये उनके पास आ गए। लेकिन यूक्रेन ने जब ये कहा कि हमने इसको इस्तेमाल करना है रशिया के अगेंस्ट, तो अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। यानी ऑलरेडी इनके पास, अच्छा इसी तरह से, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, ये तो चले अमेरिका के बने हुए मिसाइल थे, इनको ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, आप इनको रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते ऑलरेडी, लेकिन यूक्रेन के पास पड़े हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से जो उनका जो दूसरा यूरोप का बड़ा मिसाइल सिस्टम है स्टॉर्म शैडो, ये स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, ये स्टॉर्म शैडो तो बरतानिया और फ्रांस ने बनाए हुए हैं, और ये भी यूक्रेन को उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन इनको भी इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, तो अमेरिका ने इनको भी मना कर दिया है कि आप भी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, अमेरिकन इंटेल इनको मिलेगी तो ये इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये बड़ी एक पेचीदगी है कि अच्छा ये जो है ना, ये है असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी जो थर्ड है, पेंटागन हैज़ क्वाइटली ब्लॉक्ड यूक्रेन्स लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन रशिया। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बड़ी एक अजब स्टोरी है। यानी यूक्रेन ने
मिसाइल अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका ने दे दिए यूक्रेन को, तो वो दे नहीं रहा, उसने अगर दे दिए यूरोप को, यूरोप से कहा है ना कि आप ख़रीदें, हमसे असला लें और आपने लड़ना है तो लड़ें, तो अगर यूरोप ने भी ले लिया तो भी जो ये रिव्यू कमेटी है, ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आज उनकी स्टोरी ऑफ द डे, तो इसको जो उनके एल्ब्रिज कॉल्बे हैं जो पेंटागन में हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं और उनके अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिसी हैं, वो इसको, इस रिव्यू कमेटी को हेड कर रहे हैं, जो कि परमिट करेगी तो अटैक होगा रशिया पे, वरना अटैक नहीं होगा। वरना सारी इंटेल ब्लॉक है, आपने जितना मर्जी असला लेना है ले लें, खरीद लें, लेकिन रशिया पे आप अटैक नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉक है। रशिया पे उस अटैक होगा जब अप्रूवल मिलेगी आपको अमेरिका से, यानी अमेरिकन असला लेके रखें, अपने पास रखें बस, ठीक है ना, रखें, और अमेरिका का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ये एक अजब सी वहाँ पर एक मतलब बड़ी अजीब सी, बड़ी इसके ऊपर बड़ी एक बड़ा फटा पड़ा हुआ है पूरे के पूरे, यानी आप देखें ना कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि असला ख़रीद लें। अब मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ 7th बरतानिया का, यूएस ब्लॉक्स यूक्रेन फायरिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनटू रशिया। ओ भाई, अगर मिसाइल नहीं इस्तेमाल करने तो वो क्यों ख़रीदेंगे यूरोप के लोग, और यूक्रेन को क्यों देंगे? अगर यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करना तो क्या यूरोप के अगेंस्ट यूज़ करना है? ईयू के साथ कहाँ यूज़ करना है? तो वो जनाब अमेरिका ने एक रिव्यू कमेटी बना दी है, और वो रिव्यू कमेटी जो है वो जब उसको आप अप्रूव करेंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो उधर से जो बेलारूस है जी, बेलारूस के जो सदर हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने ये कहा है कि जी जो ये जो उनके ज़बरदस्त उनका एक मिसाइल सिस्टम बिल्कुल अभी नया उनका है रशिया का, तो ओरिशिंक मिसाइल सिस्टम, तो वो कह रहे हैं ओरिशिंक मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल को भी यूक्रेन के अगेंस्ट प्रेसिडेंट पुतिन ने वीटो कर दिया है। यानी ना इधर से अमेरिका का असला इस्तेमाल होगा रशिया के अगेंस्ट, ना रशिया का असला इस्तेमाल होगा यूक्रेन के अगेंस्ट। ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 9th RT, पुतिन वीटोड ओरिशिक स्ट्राइक ऑन कीव। अच्छा, कीव पे है कहा है उन्होंने, लेकिन ये है कि ये शायद पूरे यूक्रेन पे है, नहीं अभी पता चलेगा कि ये मिसाइल वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने उधर वीटो कर दिया, इन्होंने इधर वीटो कर दिया। तो ये जो है ये बड़ी एक अजब स्टोरी है, और उसके नतीजे में यूरोप के अंदर एक बड़ी परेशानी फैल गई है कि अगर हम अमेरिका से असलहा लेते हैं किसी भी वजह से, तो वो जो किल स्विच है वो अमेरिका के पास है। ये एक तो किल स्विच है उनके पास, और दूसरा ये है कि वो हमें उन्होंने पाबंद कर दिया कि ये हम आपको इंटेल नहीं दे रहे और आपने ये रशिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करना। तो ये जो है, अब अगर वो असला लेते हैं अमेरिका से, अगर वो लेट्स से कि वो डिफेंस का अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं नेटो के लोग मालिक, और वो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है अमेरिका से असला ले रहे हैं, लेकिन वो असला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जब रिव्यू कमेटी से गुजरेगा तो उसके बाद रिव्यू कमेटी उसको देखेगी और फिर वो असला रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। तो ये क्यों लेंगे नेटो के मालिक? तो ये एक अजीब सा मामला जो है वो ये स्टोरी जो है ये अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की है और यहाँ पे टेलीग्राफ की है, और बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो है ये जो मतलब फिर क्या करना है उसका जी। अच्छा, पेपर्स कुछ डीक्लासिफाई हुए हैं पुराने, और अमेरिकन जो उनका तरीका होता है क्लासिफाइड पेपर्स कुछ सालों के बाद उनके डीक्लासिफाई हो जाते हैं। तो ये बात पहले तो पता ही थी, लेकिन अब इस वक्त उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वही है कि सन 2000 में यानी ये जब इस सदी का आगाज़ हो रहा था 25 साल पहले, तो सन 2000 में प्रेसिडेंट पुतिन और बिल क्लिंटन की मुलाकात हुई, और उसमें जो है वो बिल क्लिंटन ने ये कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप नेटो में आ जाएं, उनको दावत दी कि आप नेटो में आ जाएं और आप नेटो के मेंबर बन जाएं। और उस वक्त जो है
वो अब ये 2000 में बात की उन्होंने, तो उस वक्त का जो मीडिया है, वो मीडिया जो है वो तो क्लेम ये कर रहा है कि जी जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, ये 5 मार्च 2000 का, ये कह रहा है पुतिन सेज व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। ये उस जमाने का वॉशिंगटन पोस्ट ये कोट कर रहा है। लेकिन जो अब ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट 5 मार्च सन 2000 का कि पुतिन सेज व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। लेकिन जो आर्काइव सामने आए हैं 10th, ठीक है ना, पुतिन समिट स्ट्रेटजी में साथ ही उन्होंने पुराने आर्काइव भी जोड़ दिए हैं, इस कई साइट पे पड़े हुए हैं। लेकिन ये साइट अगर वो अलास्का से उसको मिला के फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो क्लिंटन मिले उनसे, तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने जो है वो ये सुबह कुछ और बात की, दोपहर को कुछ और कहा, रात को कुछ और कहा, आगे पीछे करके, और लेक्चर हुआ और डिक्लासिफाइड पेपर जो हैं ये सारे वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात जो है प्रेसिडेंट पुतिन कहते रहे हैं, ये बात वॉशिंगटन पोस्ट ने तो कही, लेकिन उसके बाद खामोशी छा गई। उस जमाने में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2000 में ये बात की, ठीक है ना, ये मैंने जो भी दिखाया आपको वॉशिंगटन पोस्ट 5 मार्च 2000 को कि पुतिन सेज के व्हाई नॉट टू रशिया ज्वाइनिंग नेटो। लेकिन फिर 2024 में न्यूयॉर्क पोस्ट में जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि बिल क्लिंटन टोल्ड हिम, ये 13th, बिल क्लिंटन टोल्ड हिम कि रशिया कुड ज्वाइन नेटो बिफोर पुलिंग बैक आवर्स लेटर। अब हुआ कि यू ट्रिक्ड अस। अब हुआ ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है, आर्काइव ये कह रहे हैं कि जी अब वो तस्दीक कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन की बात की कि क्लिंटन जो है उन्होंने कहा था कि ईस्टर्न यूरोप में बड़ा सुकून हो जाएगा, हम चाहते हैं रशिया नेटो का हिस्सा बन जाए। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि रशिया बिल्कुल तैयार है बनने के लिए, लेकिन ये जो फिर ये नेटो किसके लिए होगा, ये नेटो किसके लिए होगा। अब इन आर्काइव्स में कहीं चाइना का नाम नहीं आ रहा, यहाँ कहीं चाइना का जिक्र नहीं किया क्लिंटन ने कि ये हम पूरा नेटो बना के रशिया को अपने साथ ला के, ये 2000 में आप सोचें कैसे क्या प्लान उस वक्त हो रहे थे। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि मैं उनसे पूछता रहा कि ये इत्तेहाद किसके अगेंस्ट होगा, तो कहते हैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम हामी भर लो कि तुम नेटो का हिस्सा बन रहे हो। अच्छा, कहीं चाइना का जिक्र नहीं है, ना उन आर्काइव्स में जिक्र है और ना पुतिन कह रहे हैं कि मेरे साथ गुफ्तगू में चाइना का जिक्र, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने से पूछा कि भाई ये अगर इतनी बड़ी नेटो होगी जिसमें रशिया भी मेंबर होगा, पहले तो नेटो रशिया के अगेंस्ट बनी थी, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, अब अगर आप सोवियत यूनियन को भी दावत दे रहे हैं तो ये किसके अगेंस्ट होगा नेटो। अभी आप जहन में रखें कि 9/11 नहीं हुआ, अभी बुश नहीं आया, बुश तो 2000 के आखिर में हुआ है ना इलेक्शन, ये 2000 का आगाज़ है। अभी बिल क्लिंटन का जो आखिरी साल है प्रेसिडेंसी का, उसमें मुलाकात हो रही है। तो वो अभी 9/11 भी नहीं है, अभी अफगानिस्तान भी नहीं है, अभी जो है वो इराक भी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं। तो अब ये हुआ है कि वो खाने पे मुलाकात होती है, तो खाने के चंद घंटों के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने कहते हैं कि वो अपनी बात से हट गए, और फिर वो जो इंटरव्यू कह रहे हैं ना, यू ट्रिक्ड अस, कुछ देर कुछ के बाद वो क्लिंटन कहते हैं कि वो अभी करते हैं, बात करते हैं, उनको जाहिर है कि वो स्टॉप टॉलबर्ट के हवाले उनका नाम है दरमियान में, तो वो ये कहते हैं कि जी वो उनसे मशवरा किया, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वापस आए, उन्होंने कहा कि अभी हम आपको ऑफिशियली बताएंगे सारा, लेकिन ये कि आप तैयार हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा ना कि तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ, आप बताएं ना कंडीशन क्या है, किसके अगेंस्ट। उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको छाप दिया कि जी रशिया तो तैयार है नेटो में आने के लिए, ठीक है, वाई नॉट। तो ये अब जनाब बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग टाइमिंग्स हैं कि पेपर डिक्लासिफाई हो रहे हैं। ज़रा आप सोचें कि नेटो में रशिया को दावत दी थी अमेरिका ने आने की। अब आज की आप खबरें देखें, आज की दुनिया देखें, और उस वक्त देखें कि वो रशिया से कह रहे थे कि आप नेटो में आ जाएं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बार बार उनसे पूछते रहे कि किसके अगेंस्ट, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं है कहीं पर भी, ना प्रेसिडेंट पुतिन ने जिक्र किया है, ना जो है वो आर्काइव में जिक्र है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि असला आप ले लें लेकिन असला आप यूज़ नहीं करें, तो फिर क्या करें। तो यूरोप तो बिल्कुल एक जमूद की कैफियत है और वहाँ पर कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, ना कोई जंग बंदी है, ना वहाँ पर नेटो की मेंबरशिप है। अब जो असला लेंगे वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो असला क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, क्या वो जगह जो है वो आगे रशिया जो है लेता जा रहा है आज, और काफ़ी इलाके जो हैं वो पहले 24 घंटों में रशिया के बाद चले गए हैं,
और वो सीज़ फायर भी दूर दूर तक नहीं है और ना कोई इम्कानात हैं, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अलग होकर बैठ गए। उन्होंने रशिया से कहा आगे आप बढ़ते जाएं, और रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो मीटिंग होगी तो वो मीटिंग क्या किसके दरमियान होगी, ट्राइलेटरल होगी, बायलेटरल होगी, वो एक सवालिया निशान है जिसमें, लेकिन उसमें नेटो तो बिल्कुल ही इस लिहाज से फारिग हुआ ना कि असला भी खरीदें तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी जो फिर उसके साथ जो दूसरी डेवलपमेंट जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो हो रही है इस तरफ, चाइना की तरफ। और ये हम इसको अगर देखें तो चाइना की तरफ ही हो रही दो तीन बात। एक तो ये कि वो 3 तारीख की परेड की तैयारियां हो रही हैं ज़बरदस्त, और उससे पहले जो है वो जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका जो आज एक उनकी तरफ से डिटेल्ड आज एक अलामिया सामने आया है, अगर हम उसको दिखा सकें तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसमें जो है वो वांग ही मीट्स विद पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर। अच्छा, इसमें जो है वो स्पेसिफिकली वो जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ जो वज़ीर ख़ारजा आए थे उनका फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से मुकम्मल एक कलामिया है, ठीक है। और उसमें वो ये कहते हैं कि जी हमने जो है वांग ली ने ये नोट किया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नेशनल स्टेबिलिटी और डिफेंडर ऑफ चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, पाकिस्तानी मिलिट्री जो है ना उसने हमेशा सपोर्ट किया। और फिर वो आगे जो है वो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 2.0 ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विद हाई क्वालिटी making positive contributions to accelerating the building of a closer China-Pakistan community with a shared future in the new era। और ये बड़ा लंबा है, इसको अगर आप पढ़ें ना तो वांग ही ने एम्फसाइज किया कि जो है वो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है वो रीजनल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए आगे पूरा, और दोनों मुल्क जो हैं बिलोंगिंग टू ईस्टर्न सिविलाइजेशन, वैल्यू फ्रेंडशिप, और एक बहुत लंबा जो है। और सैयद आसिम मुनीर सेड दैट चाइना इज़ पाकिस्तान आयरन क्लैड फ्रेंड एंड द टू कंट्रीज हैव ऑलवेज शेयर्ड व्हील एंड वो, ठीक है, विद देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज सॉलिड एज रॉक। तो ये उनकी तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है जो कि स्पेसिफिकली अगर आप ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, ये हम दिखा दें अगर चला उनकी पूरा एलामिया एक साथ भी दिखा सकते हैं, तो ये बड़ा तवील एलामिया है, ठीक है। और ये जो एलामिया है इसमें उन्होंने जो है ये पूरी पाकिस्तान आर्मी का भी जिक्र है उसमें, और जो है वो ये है कि ये जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने अलग से एक एलामिया जारी हुआ है, तो ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात। साथ ही इसके साथ एक तो यह है कि चाइना पाकिस्तान और 2.0 की तरफ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने के लिए, और फिर साथ ही है कि वो जो पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो एज सॉलिड एज रॉक, ये उनके एलामिये में है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी जो बात है वो ये कि ये सागदार साहब जो गए हैं बांग्लादेश, ये 2012 के बाद पाकिस्तान के कोई भी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। अच्छा, इसकी अब इम्पोर्टेंस ये है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो ये कि 2012 के बाद पहला दौरा है, दूसरा ये है कि वहाँ पे जो मुलाकातें हैं वो मुलाकातें जो हैं, एक तो हुई है इनकी मुलाकात डॉक्टर यूनुस के साथ, ठीक है। दूसरी इनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो वहाँ पे और पार्टीज़ के जो, अच्छा डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुक। और दूसरी जो मुलाकातें इनकी हैं वो और बाकी पार्टीज़ के साथ हुई हैं, लेकिन एक मुलाकात को मैं ख़ास अहमियत दे रहा हूँ, वो हुई है अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान के साथ। और डॉक्टर शफीकुर रहमान के साथ जो मुलाकात है जमात इस्लामी के अमीर के साथ, वो उसकी बहुत अहमियत है। फिर इनकी जो तीसरी मुलाकात हुई है वो हुई है, बाकी तो ऑफिशियल्स के साथ तो हुई है, लेकिन जो मुलाकातों में वो फिर ये कि बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, पहले उसका एक डेलीगेशन जो है इनसे मिला है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर की क़यादत में, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, पहले वो मिला है। ये BNP कौन सी है? ये है वो जो कि खालिदा ज़िया,
बेगम खालदा जिया जो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हैं बांग्लादेश की जी। और जो कि अलील हैं इस वक्त, और उनकी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो वो जो हैं वो अलील हैं इस वक्त। तो इस वक्त जो है वो इसहाक डार साहब की मुलाकात ख़त्म हुई है बेगम खालदा जिया से भी, और खालदा जिया से भी मुलाकात हुई है। पहले उनके डेलीगेशन में गए, फिर खालदा जिया से मुलाकात हुई है। खालदा जिया जो हैं वो अगले साल बांग्लादेश के इलेक्शंस में वो हिस्सा लेने जा रही हैं, और इनकी मद्दे मुकाबिल जो जमात खड़ी थी वहाँ पे उसका नाम था अवामी लीग, और उसकी जो सरबराह हैं वो बांग्लादेश में जंगी जराइम में बांग्लादेश को मतलूब हैं, यानी हसीना वाजिद। तो हसीना वाजिद जो हैं, तो बाकी वो स्टूडेंट्स के डेलीगेशन भी मिले हैं, बाकी पार्टीज़ में मिली हैं, लेकिन ये 2-3 मुलाकातें जो है ना इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर यूनुस, खालदा जिया, अमीर जमात इस्लामी, और वो जो सारे के सारे अंडे मोदी जी ने रखे हुए थे एक टोकरे में, वो पूरा का पूरा टोकरा ही उलट गया। अंडा नहीं गिरा, टोकरा उलट गया पूरा, क्योंकि वो सारे अंडे जो थे वो रखे हुए थे हसीना वाजिद के टोकरे में, वो टोकरा ही उलट गया पूरा। और इतनी बड़ी मैसिव चेंजेस वहाँ पे बांग्लादेश में आ रही हैं। और इस मुलाकात का ये पाकिस्तान की तरफ से जो है, यानी अब आप देखें ना कि डॉक्टर यूनुस और बाकी, और अब हो सकता है उनको यहाँ दावत दी जाए आने की, वो तशरीफ़ लाएँ, मतलब ये, और फिर जो खालदा जिया साहिबा से मुलाकात हो रही है, तो ये बहुत से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के अंदर। अब इसमें सार्क अगर अच्छा, ये डॉक्टर यूनुस कौन है? ये वो डॉक्टर यूनुस हैं जो कि जिन्होंने कुछ अर्से पहले वो 7 सिस्टर्स का जिक्र किया था। ये ज़हन में रहे कि ये वो डॉक्टर यूनुस हैं जिन्होंने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया था, और जहाँ पे जो अवामी इनकलाब आया है उसमें धड़म तख्ता हो गया हसीना वाजिद का, जिसको जंगी जराइम में मांग रहे हैं बांग्लादेश के लोग। और आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की, यानी आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी है, वहाँ पर भी पाकिस्तानी है और यहाँ पर भी आप समझ लें कि उनके लोग हैं, बांग्लादेश हमारा है, वो हमारे हैं। तो इस तरह से खालदा जिया, जमात इस्लामी, डॉक्टर यूनुस, मोहब्बत, सारी वो पुराने सारे ताल्लुक। अब इन हालात में ज़रा मोदी जी जाके दिखाएं, जयशंकर जाए ना, ज़रा पड़ोस है ना उनका, वो जाएँ, एक चक्कर लगा के आए ज़रा। वो पहले जब हसीना वाजिद थी तो भी रौला पड़ा होता था, वो जब जाते थे मोदी जी वहाँ, नारे, शोर शराबा, मुजाहरे, हड़तालें, सड़कें बंद, एक जनाब, हमेशा मोदी जी जाते थे तो अब तो आप देखें ये क्या सूरत हाल हुई है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी पर एक जवाब देना बनता है इनका, अपने अवाम को, दुनिया को नहीं, अपने अवाम को जवाब देना ज़रूर बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये ख़ित्ते के अंदर जो वाक़यात होने बड़े इंपॉर्टेंट है, अफ़गानिस्तान से भी बाहर, उधर से भी बाहर, इधर भी, ये क्या हुआ है इसको ये बताएं। और आखिर में मैं ये उसके बाद बाहर निकलते हैं इस रीजन से, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। गज़ा पे आने से पहले मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त खातून है निकी हेली। अब ये निकी हेली जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुकाबले पे रिपब्लिकन्स के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, हमने डिस्कस भी किया था, तो उसमें ये सेकंड सबसे ज़्यादा जो वोट्स लिए थे, जो उम्मीद थी कि ये कैंडिडेट हो सकती हैं रिपब्लिकन, तो उसमें ट्रम्प के बाद निकी हेली थी। और निकी हेली जो है फिर उन्होंने कहा था कि मैं दस्तबरदार हो रही हूँ और मैं भी, ये रिपब्लिकन है। और ट्रम्प जो 1.0 में ये अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी मंदूब रही है, लेकिन इनके जो वालिदैन हैं वो भारतीय पंजाब से वो हिजरत करके वहाँ पे गए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया, या जैसे इंडिया के ये सारे। अब जनाब ये है कि वो निकी हेली जो हैं रिपब्लिकन और बड़ी कड़ाकेदार खातून है और प्रो इंडिया है, ज़ाहिर है इन्हीं के दौर में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और वो आदे मोदी और सारा वो चलता रहा सारा। अब जनाब निकी हेली जो हैं उन्होंने ये बात की है कि भाई ऐसा है कि ट्रम्प की बातों को ज़रा सीरियस लो। उन्होंने एक एक्स किया है, एक्स पे पैगाम भी डाला है, उसको अगर हम पढ़ लें तो एक्स के ऊपर जो पैगाम है उनका, इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली एंड वर्क विद व्हाइट हाउस टू फाइंड अ सोल्यूशन, द सूनर द बेटर। अच्छा, इंडिया जो है वो क्या फंस गया, इंडिया फंसा हुआ है ना, क्योंकि निकी हेली
एक वहाँ पे आप समझ लेंगे सबसे जो स्ट्रॉन्ग अगर कोई लॉबिस्ट हैं इंडिया की तो निकी हेली है उसमें, ताल्लुक भी भारतीय। अब वो कहती हैं कि जी ट्रम्प की बातों को सीरियस लें रशियन ऑयल पे, और ये दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं इनकी दोस्ती इस तरह ख़राब नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब आगे चलें नीचे, नेविगेटिंग इश्यूज लाइक ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स एंड रशियन ऑयल इंपोर्ट डिमांड्स, हार्ड डायलॉग, बट आगे देखें, बट वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ व्हाट मैटर्स मोस्ट, अवर शेयर्ड गोज टू फेस चाइना, द यूएस मस्ट हैव अ फ्रेंड इन इंडिया। अच्छा, अब ये जो है ना इसकी ये आप निकी हेली कोई आम वो नहीं है आप कहेंगे, ये उनकी रिपब्लिकन सेकंड नंबर पे, और उनका पूरा एक यानी आप देखें ना पूरा उनका एक हल्का है जिसमें वो रिपब्लिकन्स के अंदर वो एक अच्छा, और ट्रम्प के अगेंस्ट नहीं, वो कह रही है ट्रम्प की बातों को सीरियस ले इंडिया, और इंडिया जो है हमें अमेरिका को एक मुल्क ऐसा चाहिए जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो। और तो अब ये उस वक्त बयान आ रहा है जब अभी 3-4 दिन के बाद वो SCO समिट शुरू होनी है, ठीक है, और ताइवान के ऊपर एक अजीब सी बदमज़गी हुई है कि वन चाइना पॉलिसी पर उन्होंने बयान दिया, पर जयशंकर जी ने कुछ और कर दिया। अब निकी हेली कह रही हैं कि ये हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना, इंडिया मस्ट टेक प्रेसिडेंट ट्रम्प। अब वहाँ पे ब्रिटेन भी आ रहे हैं, वहाँ पे जो है वो बाकी लोग, तैयब उर्दगन भी हैं वहाँ पे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, और बाकी सारे लोग, SCO समिट है। अब सवाल ये है कि इसमें ये निकी हेली का अब ये एक वार्निंग शॉट ये आ गया, अगर होना किसी इवन एम्बेसडर की तरफ से भी हो, किसी और की तरफ से भी हो, मैं इवन कोई ट्रेड एडवाइज़र भी हो ना, तो मैं शायद इतना सीरियस ना लूँ जितना मैं निकी हेली की इस पैगाम को ले रहा हूँ, क्योंकि निकी हेली जो है वो मैंने कहा ना रिपब्लिकन बेस, एक बहुत बड़ा बेस कैरी करती हैं, और ये दस्तबरदार हो गई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के की वजह से। अब इंडिया जो है वो इस मरहले पे वो क्या निकी हेली को जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग उनकी सपोर्टर हैं वहाँ पे, तो ये अब मतलब मोदी जी की पॉलिसी जो है वो बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि वो कैसे करेंगी। उन्होंने मतलब है कि अब आप देखिए ना, इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली, और यही बात अब डिस्कस हो रही है कि सीरियसली लें तो क्या करें, मतलब इसको कोई हल भी तो फिर बताएं ना निकी हेली, तो क्या करें, मतलब वो रशिया से ऑयल ख़त्म कर दें तो फिर इधर तो टैरिफ नहीं हट रहे, मतलब वो टैरिफ्स तो सैंक्शंस तो उन्होंने रशिया पे नहीं लगाई, प्रेसिडेंट ने कहाँ लगाई हैं, आखिरी जो कहते 1 दिन रह गया 2 दिन रह गए, जुम्मे को लगाऊंगा, ये करूँगा, उससे पहले मुलाकात हो गई अलास्का में, तो उन्होंने वहाँ नहीं लगाई, तो अब ये चाइना की एक्सटेंड कर दी हैं। तो अब मसला ये है कि ये अब एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि इस वक्त जो है वो उन्होंने ये क्या किया है, क्यों किया है, और इंडिया इस वक्त जो है वो क्या जवाब देगा, क्या पुतिन से मुलाकात उनकी हो रही होगी वहाँ पे, तो उसको उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी और तरह देख रहे हैं, और अपने साथ जो मुलाकात हो रही है किसी और तरह अमेरिकन देख रहे हैं। तो ये और एक एक करके बयान आ रहा है ना सारा, ये सारे बयान एक एक करके आ रहे हैं। निकी हेली का बयान बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप वक्फा लें, उसके बाद जरा बात करते हैं कि अब आ जाएं आप कि तुर्किया जो है इस दफ़ा चूँकि चेयरमैनशिप OIC की तुर्किया के पास है, तो तुर्किया ने जो है वो हंगामी इजलास तलब कर लिए OIC का जद्दा में, लेकिन उसके साथ ही पहली मरतबा हूतीज़ ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा है इसराइल पे, उस पे क्लस्टर बॉम्ब्स थे। क्लस्टर बॉम्ब्स ही होते हैं कि वो एक जगह जब वो जाके बहुत से छोटे छोटे उसके जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े इलाके तक फैल जाते हैं, और उसके नतीजे में ये होता है कि इंस्टेड की एक बिल्डिंग डैमेज हो, तो क्लस्टर बॉम्बिंग के नतीजे में वहाँ पे बहुत, ये ईरान के साथ भी जब हो रहा तो ईरान ने भी क्लस्टर मारा था, तो वो बहुत सारी बिल्डिंग के साथ उड़ गई। पहली दफ़ा हूतीज़ ने क्लस्टर फेंक दिए, उसके नतीजे में अब ये हुआ है कि वहाँ जो उन्होंने ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन क्लस्टर इनके हूतीज़ ने क्लस्टर फेंकना शुरू कर दिया। एक को तो ब्लॉक कर सकते थे, इतने सारे क्लस्टर जो आने शुरू हो जाएंगे तो वो तो मसला हो जाएगा। तो अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त सना पे जो यमन में वो इसराइल ने फिर बॉम्बिंग की है, सना पे भी की है और उनके 2-3 और जगहों पे की है। अब जवाब का इंतजार करें कि यहाँ से अब वो फिर क्लस्टर, अच्छा इसका मतलब है कि अब उनके पास सिंपल मिसाइल्स नहीं है अंसारुल्लाह के पास अब क्लस्टर, उन्होंने पहली दफ़ा क्लस्टर यानी एक फेंकेंगे तो वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होकर और कई बिल्डिंग्स हो जाएंगे। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साक डार साहब 25 ता 26 अगस्त सऊदी अरब का भी दौरा करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में वो OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास हो रहा है कल से 2 रोज़ जारी रहेगा, और उसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा OIC के सारे मुल्कों के, तो इसाक डार साहब वहाँ से पहुँचेंगे। तुर्किया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो सदारत करेंगे इजलास की। लेकिन इसमें एक तो मैंने आपसे कहा कि पहली दफ़ा उन्होंने क्लस्टर बम फायर किया होती है, और ये क्लस्टर बम जो है इसको तो रोका है वहाँ, लेकिन जवाब में इसराइल की तरफ से हुआ है। अच्छा, मुआहदा जो है वो बिल्कुल आप समझें कि ये गज़ा का मुआहदा, चाहे वो फौरी तौर पे, हमास का तो कहना था कि फौरी एक उसमें कर दें, इसराइल का 60 दिन पे लेके जाएं, फिर 60 दिन पे गए, फिर वो फौरी हो गया। अब दोनों सूरतों में वो गज़ा कॉन्कर करेंगे, तो वो फंसा हुआ बीच में, और इंतज़ार हो रहा है कि अब इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होता है, किस वक्त अनाउंस होती है ये बात। उसमें यह है कि आखिरी जो अभी तक बात है, जो बिल्कुल वो दोनों सूरतों में तमाम के अच्छा, जो हमास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, मिस्र ने, बाकी मुल्कों ने कहा है कि ये जो है ये हमने बात आगे पहुंचा दी है। जो मसाले दरमियान में करवाने वाले ममालिक थे, अभी ज़हन में रखें कि कतर के जो वज़ीर ख़ारजा जब आएंगे तो वो हैं जो कि वहाँ के वली अहद भी हैं और वज़ीर, तो उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। अब इसमें यह है कि ये जो है वो उसमें 60 दिन के ऊपर जो आखिर में नेतन्याहू ने, क्योंकि अभी नेतन्याहू फंस गया दरमियान में, नेतन्याहू बीच में फंसा हुआ है, और बहुत बड़ा आज मुजाहरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आज हज़ारों अफराद में, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया कोट करता हूँ, ABC, ये 17 तक थाउजेंड्स मार्च इन नेशन वाइड एक्शन अगेंस्ट वॉर इन गज़ा एज इट हैपेंड। वो बहुत लोग सड़कों पे हैं आज, और दुनिया सड़कों पे। अब ये है कि वो बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो इसमें जो फाइनल मुआहदा हुआ है कि वो ये है कि 60 दिन के लिए जंग बंदी, यानी आर्जी जंग बंदी, और इस दौरान जो है परमानेंट सीज़ फायर के लिए बात चलती रहेगी। ये इसराइल के कहने पे हो रहा है कि हम फौरी नहीं चाहते हम ये, और इस दौरान जो है वो 10 लिविंग इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज़ होंगे, और उसके बदले में जो है वो 1500 जो गाज़ा से गिरफ्तारी हुई हैं वो 150 जो है जिनको जो पुराने कैदी हैं वो 10 के बदले 150 और 1500 उधर से गज़ा से, और उसमें से 50 ऐसे हैं जो कि पहले मरहले पे जिनको संगीन सजाएं। अच्छा, मरवान बगौदी के नाम के ऊपर वो हमास किसी तरह से और बाकी मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। देखते हैं कि फाइनल क्या होती है बात। और इसमें जो है वो 600 ट्रक दाखिल होंगे हिलाल अहमर और अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इसमें नहीं है, हमास का कहना है, अमेरिकन, और वो कह रहे हैं थोड़ी जगह मिलता है, तो यहाँ मामला अटका हुआ है। और लिमिटेड विड्रॉल हो गया, लिमिटेड विड्रॉल ही होगा ना, पहले तो वो इसराइली फ़ौज ने लगी 60 दिन तक, और इस दौरान जो है वो 800 से 1200 मीटर तकरीबन जो है वो सरहद के 800 से 1200 मीटर्स इतना किलोमीटर तो है ही नहीं गज़ा के अंदर, तो यहाँ तक वो महदूद हो जाए, पीछे हो जाएगी फौज, और वो पूरा शुमाली गज़ा से लेके और बाकी सारा इलाका सारा खुल जाएगा। अब ये जो है इसके ऊपर कतर, हमास के लोग ये कह रहे हैं कि हम जब बैठे मीटिंग में तो वहाँ कतर, बाकी मुल्क सारे जितने थे उनकी बात अमेरिकन के साथ हो गई है, और फाइनल जो नोट है वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आनी है कि वो, उनकी टीम भी मान गई है, स्टीव विटकॉफ भी एग्री कर रहे हैं, सारी दुनिया पूरी मान गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वरना ये मामला जो है हाथ से निकल जाएगा। हाथ से तो निकला हुआ पहले ही, लेकिन बस अब क्योंकि अरब ममालिक है, इसके बाद मैंने कल भी बात की थी पहले भी कि कोई फिर कदम नहीं रख सकते यहाँ पे, मतलब उनको अगर यहाँ आना तो है ना भाई, क्या सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी जो कमिटमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी सारा तो आना है ना। अब यहाँ से कमिट करके गए हैं अगर उनके रहनुमाओं से, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, अब तो इसराइल का मीडिया भी ये कह रहा है 18 के ट्रंप सपोर्ट फॉर नेतन्याहू इज़, अब ये आप देखें 18 सिर्फ ट्रंप की सपोर्ट नेतन्याहू को एक अकेला ऑब्स्टिकल रह गया है गज़ा सीज़ फायर में, हर चीज़ मंजूर हो गई है सिर्फ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैसे करना है, आएंगे खुद वहाँ पर बुलाएंगे, यहाँ पर आएंगे किसी जगह, या सिर्फ वो उसी तरह से सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाल देंगे, इतना बड़ा, और उसके
सारी जो बातें हैं उस पर इजिप्ट, फ़लस्तीन के सारे लोग, और प्यूटिन ने 2 दफ़ा बात की है, और उसके साथ ही चाइना यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको ये बात बताऊँ, ये जो वेनेजुएला वाली बात की ना इन्होंने कि वो निकाल दिया मेदुरो का, उन्होंने वो बिल्कुल वो मेदुरो की चाइना से बातचीत चल रही, तो चाइना को और स्पेस मिल गई लैटिन अमेरिका में। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प मुझे नहीं पता, बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी जैसी भी है, और वो चाह रहे हैं कि शी जिनपिंग से जल्दी मुलाकात हो और वो ताइवान को बिल्कुल साइड पे। आज नॉर्थ कोरिया ने भी मज़ीद अपने मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, फायर किए हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो शी जिनपिंग की तरफ, ये बात ये हो रही है कि मुलाकात में एक शायद, यानी मुलाकात तो तय हो रही है प्रेसिडेंट शी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, लेकिन उसमें ताइवान के हवाले से और बाकी जो मुतनाज़े इलाके हैं उसमें वो वैसे ही, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा ही शायद प्रीमियर शी जो हैं वो चाह रहे हैं कि पॉलिसी जो कि यूक्रेन के हवाले से थी कि जो इलाके उनके हैं वो उनके इलाके हैं। यहाँ तो देखें एक दफ़ा निकल गए, फिर वापस आए, फिर नेटो एक्सपेंशन, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ना। वहाँ तो ये है कि वो सीधे चाइना के इलाके हैं, वो चाइना का ही इलाका है पूरा, ठीक है ना। और इसको अमेरिका मान चुका है। जब अमेरिका ने ताइवान को डंप किया था पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने डंप करवाया था ना, पाकिस्तान ने निक्सन दौर में ये सारा जो डंप करवा के ताइवान को, और जो है वो जो मौजूदा चाइना है वो तो वो चाइना था ना जो जीता, वो चाइना था, वही वर्ल्ड वॉर में जो चाइना जीता था वो तो ताइवान बना हुआ है। तो ये जो चाइना जहाँ पे विक्ट्री हो रही है, ये चाइना तो अमेरिका ने निक्सन के दौर में माना है ना, पाकिस्तान की वजह से। ये चाइना थोड़ी था ये तो वो वाला चाइना था जो कि ताइवान बन गया, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि बहरहाल अब इशू ये है कि वो तो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जब तारीख लिखी जाती है तो उसमें बातें सारी इंपॉर्टेंट हो। तो इशू ये है कि पाकिस्तान का तो क्लियर स्टांस है ना, पाकिस्तान ने तो करवाया, पाकिस्तान तो उसका हिस्सा है उस पूरे प्रोसेस का जिसमें चाइना जो है वो ताइवान डंप हुआ है। तो पाकिस्तान की तो इसमें कोई इंडिया भारत दरमियान में आगे पीछे, और इस मरले पे जाके वो रशिया का भी प्रेशर है, ताइवान का इन्होंने एक इशू छेड़ दिया, उधर निकी हेली कूद गई हैं दरमियान में, उधर से OIC के सारे ममालिक, सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया इकट्ठी गजा पे, इधर से मोदी जी भेज रहे हैं लोगों को जाके मिलें जाके वहाँ पे नेतन्याहू से। इस मरले पे ये इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं रही। मुझे नहीं पता कि अब क्या हुआ है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन होता है ना कि बिल्कुल जो है ना वो एक ऐसी जगह पे जो टोटल उसमें, अब क्या मुकम्मल अमेरिका कह रहे हैं, वो निकी हेली कह रही है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, सीरियस ने इस मामले को, हमें आपकी ज़रूरत है चाइना के अगेंस्ट। चाइना वो जा रहे हैं और पुतिन से आप और ये 4 दिन रह गए हैं, देखें ना। अब इशू ये है, ये ऐसी इशू, तो ये एक ऐसे मखमसे में फंसा हुआ सारा, और ये तो देखें बिल्कुल तैयार पड़ा है ये मुसविदा, तो बिल्कुल जो हमास के लोग कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर जो है कतर, सऊदी अरेबिया, सारे लोग इस पर एग्री कर गए। नेतन्याहू भी इसे मान गए, नेतन्याहू भी मान चुका है, और ये अमेरिकन को कन्वे कर चुका है कि ये मैं इसको मानता हूँ और ये अनाउंस करें। लेकिन यह है कि वो दाएं बाएं आगे भी, अब इंतजार ही हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अनाउंस करते हैं इसको, और किस अंदाज में अनाउंस करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी तो उसको बहुत, लेकिन वो मशरिकी यरूशलेम 2 स्टेट, मतलब ये फिर एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही बड़ा कुछ एक होता है ना, जो मिलेनिया के अंदर कोई वाकया जन्म लेता है। मतलब ये कोई यूक्रेन, यूरोप जगह चली गई उधर से उधर, या कोई ताइवान, या छोटे मोटे, यहाँ पे ग्रेटर इसराइल का ख़त्म होना, यहाँ पे अखंड भारत तो कभी था ही नहीं, वो पता नहीं कौन सा नक्शा बनाया हुआ है, लेकिन वो ग्रेटर इसराइल भी वो किंग डेविड और उस पर भी बहस चलती रहती है, 12 उनके जहन में तक थे। अब तो वो ग्रेटर इसराइल का ख़त्म होना, और तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों साल तक जो क्लॉक्स हैं वो आगे कहीं चली गई, और फ्यूचर में कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये अब एक ऐसा मखमसा है जो पूरी उसको, मतलब देखें ना, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ये कि गज़ा में तो अभी वो मुजाहरे, वो सारा अमन करें, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि कोई 3rd टेम्पल बने, वो नई उनकी जो जेन जी हुई है ये उनको तो कोई ताल्लुक नहीं। जो मॉडरेट लोग हैं उनके, नोम चॉम्स्की जो है वो कहते हैं मैं जीव और मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ, बहुत बड़ी तादाद में तो लोग इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। तो बात ये सारी कि अब इसमें देखना ये है कि मुसविदा यहाँ पर पड़ा है, OIC का इजलास हो रहा है, ईरान उसमें है, तुर्किया उसमें है, सारे मुल्क उसमें है, और जद्दा में हो रहा है। अब ये देखें ना, तो उसमें अब क्या उसके बाद ऐलान होता है, उससे पहले ऐलान करते हैं,
या ये मज़ीद यहाँ से हुती, क्योंकि अब तो जवाब देंगे ना, क्लस्टर के जवाब में उन्होंने अभी अटैक किया सना भाई, यहाँ से जवाब जाएगा और जवाब ज़्यादा जाएगा। तो इस पूरी मारा मारी में, और ये 2 इन्होंने फेंके थे सिर्फ ऐसे मिसाइल जो कि वहाँ जाके जिन पे इसराइल कहता है कि क्लस्टर थे तो हमारी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई। अगर हुतीज़ ने बारिश कर दी तो इस वक्त इसराइल, कौन सा इसराइल और क्या सारा मामला। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम दुआ करते हैं एक बार फिर कि जल्द से जल्द गज़ा में जंगबंदी का ऐलान हो और वहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला उनको आजमाइशों से निकाले। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरद्वारा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।